नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी का समन। 2 नवंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया है। और अप्रैल में सीबीआई दिल्ली के सीएम से कर चुकी है पूछताछ। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में खारिज की है आप नेता की जमानत याचिका। और शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के आरोपों को अपने आदेश में किया दर्ज। और ट्रायल 6 से 8 माह में पूरा होने की जांच एजेंसी की बात भी की शामिल। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, दिल्ली की बात हो रही है और आप देखते हैं कि दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। आबकारी घोटाला यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है और आप देखते हैं कि इसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरी आतंकी वारदात, अफसर में की गोली मारकर हत्या की गई है। आप लोगों को बताया ना कि 370-35 से हटने के पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, अब तो आप देखते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट चुका है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा आप देखें तो केवल पाकिस्तान से लगती है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको देखने को मिलेंगे। राजनीतिक फंडिंग का स्रोत जानने का नागरिकों को अधिकार नहीं है, एक केंद्र सरकार कह रही। चुनावी बॉन्ड मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। दायर याचिका पर संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई। देखिए एक बात तरह से आप लोगों को बता दूं, जो राजनीतिक फंडिंग होती है ना पैसे की इकट्ठे की, तो आप देखिए सूचना के अधिकार के तहत उसे कोई मांग सकता है, उसे ले सकता है या नहीं, उसी को बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को चुनावी फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं होने की दलील दी है। और वेंकट रमणी ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी व्यक्ति के मौजूदा अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करती है और योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है। और वास्तव में यह राजनीतिक फंडिंग में स्वच्छ धन के योगदान का बढ़ावा देती है और टैक्स दायित्वों के पालन सुनिश्चित करती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और बता दें आपको 2017 में पारित चुनावी बॉन्ड कानून को जनवरी 2018 में लागू किया गया था। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के प्रयासों के तहत नगद के विकल्प के रूप में तब सरकार ने चुनावी बॉन्ड को अहम बताया था। इसमें सिंगूर विवाद में टाटा की जीत, ममता सरकार को देने होंगे 766 करोड़। नैनो संयंत्र पर पूंजी निवेश के नुकसान को लेकर मुआवजे का मामला है। टाटा मोटर्स ने किया दावा, पंचायत न्यायाधिकरण ने सुनाया ये फैसला, आप देखेंगे। और बहुचर्चित सिंगूर मामले में मुआवजे में केस में टाटा मोटर्स को बड़ी जीत मिली है। और सिंगूर में नैनो कार विनिर्माण संयंत्र में किए गए निवेश के नुकसान के कारण बंगाल की ममता सरकार को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए देना है। और साथ ही 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक इस राशि पर प्रतिवर्ष 11% की दर से ब्याज भी देना होगा। और ऐसे में यह रकम आप देखिए ब्याज समेत आप देखिए करीब 1700 करोड़ रुपए हो चुकी है, होगी, आप सोच रहे हैं। फेमा मामले में गहलोत के बेटे से ईडी की पूछताछ, गिरफ्तारी की आशंका नहीं, फेमा में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान। वैभव गहलोत ने कहा कि 10 से 11 साल पुराने मामले में बुलाया गया है। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून की बात हो रही है, उसी के उल्लंघन के आरोप में राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, उन्हीं से पूछताछ चल रही है। और आप देखते हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आया हुआ है, इसलिए आप देखते हैं कि ये पूछताछ चल रही है। तेलंगाना में प्रचार करते समय बीआरएस सांसद पर हमला, ये आप देखते हैं कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तेलंगाना
राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखते हैं कि 2 जून की बात कर रहा हूं मैं, 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। और देखिए विधानसभा के चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। इसका सचिवालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मराठा आंदोलन तेज, विधायकों के घरों कार्यालयों में आगजनी की बात हो रही है। ये आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम लोग देखें तो मराठा अच्छी खासी संख्या में 1/3 देखने को मिलते हैं। और आप देखते हैं कि ये शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण की बात करते रहते हैं, लंबे समय से आप देखे कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं मराठा कौन लोग होते हैं? योद्धा, किसान, जमींदार मराठा में आते हैं। और आप देखेंगे कि इन्हें आरक्षण देने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो आप देखा होगा कि रद्द कर दिया था 50% की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो अब उसी को लेकर आप देखते हैं चल रहा है को। महाराष्ट्र को देखना चाहें तो देखिए ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। क्या? मुंबई इसकी महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। और एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह का आरक्षण का कहीं भी कोई भी मुद्दा आता है तो वहां बड़े ध्यान से आप लोग क्या किया करिएगा, बोला करिए और लिखा करिएगा न्यूट्रल होकर। गांव गांव से आई मिट्टी की खुशबू से महका कर्तव्य पथ और मेरी माटी मेरा देश अभियान युवाओं को दे रहा है अनेकता में एकता का संदेश। देश के विभिन्न हिस्सों से लाई मिट्टी दिल्ली स्थित भारत कलश में की एकत्रित। और आप देखिए कलश में एकत्रित कर्तव्य पथ पर मोदी आज करेंगे स्वदेशी पौधों वाली अमृत वाटिका का उद्घाटन। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि देखिए क्या होना चाहिए मालूम, कि इस तरह के जो त्योहार होते हैं, इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, देश की एकता के लिए हम लोग एक बने रहे इसलिए चलाए जाते हैं। 2.63 लाख से ज्यादा स्थानों पर अमृत वाटिकाएं बनाई गई हैं। इस अभियान के तहत देश भर में आजादी के वीर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 2.30 लाख से ज्यादा शिलाफलकलम स्मारक स्थापित किए गए। अभियान के तहत 2.63 लाख से ज्यादा स्थानों पर अमृत वाटिकाएं बनाई गई। 2.36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत 12 मार्च 2021 से की गई थी। एक खबर है आपकी दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। बाकी आप देख रहे हैं कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चलती रहती है तनातनी। ये आप देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। आप नेता राघव चड्ढा बोले मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ये आप देखते हैं कि अनिश्चितकालीन निलंबन है ना राघव चड्ढा का, तो उन्हीं की बात हो रही है। जीवन के अधिकार का अभिन्न पहलू है विवाह का अधिकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर नवविवाहित दंपति की याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी। और स्वजन की मर्जी के विरुद्ध शादी करने के जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। आजकल इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। आप लोगों से एक मेरा सवाल है, ये आप देखिए शायद 2019 की बात कर रहा हूं मैं। 2019 में क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा था, आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? ये नीचे आप लोग लिखिएगा, ये ठीक है, बताइएगा जरूर। कतर में भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास, जयशंकर। मौत की सजा पाने वाले भारतीयों के परिजनों से मिले विदेश मंत्री। आपने देखा है कि जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए गए थे 8 पूर्व नौसेना अधिकारी है ना, उन्हीं को कतर ने अभी मौत की सजा सुनाई है, तो उन्हीं की बात हो रही है। स्कूल स्तर पर ही बच्चों को शोध और नवाचार के लिए किया जाएगा तैयार, अच्छी बात है। स्थिर सरकार होने की वजह से भारत का तेज विकास हुआ है, मोदी साहब कह रहे हैं। एक गुजरात में आप देख रहे कह रहे हैं मोदी साहब, कहा मैं कोई संकल्प लेता हूं उसे पूरा भी करता हूं। स्थिर सरकार बने रहने से फैसला लेने में मिलती है मदद।
सोमनाथ ट्रस्ट के कामकाज से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। हम पूरी व्यवस्था नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने पूरे देश में पितृत्व मामले में डीएनए टेस्ट की याचिका ठुकराई। याचिकाकर्ता ने से पूछा, आप चाहते हैं कि देश भर में डीएनए टेस्ट कराए जाए? देख लीजिए क्या करे सुप्रीम कोर्ट। सीआईसी और एसआईसी में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है। समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रुख नहीं चलेगा। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में चीन पर परोक्ष कटाक्ष किया है। कहा, मुक्त, स्वतंत्र और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था वरीयता है। ये भी कहा जा रहा है, अच्छी बातें हैं। आईसीएमआर के पास मौजूदा 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा है लीक। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पास। इनमें नाम, पता, फोन नंबर, आधार नंबर सहित अन्य विवरण शामिल है। डार्क वेब पर बेचा जा रहा डाटा सीबीआई से कराई जा सकती है मामले की जांच। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोचते हैं आपके कई तरह के आपके पास कॉल मैसेज आते रहते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि आपका नंबर आखिर गया कैसे इनके पास। तो आपको बता दूं कि इसी तरह से नंबर जाता है, आपके नंबर को बेचा जाता है, आपके जो डाटा रहता है पर्सनल उसे बेचा जाता है और बड़ा मार्केट है इसका। स्मगलिंग नेटवर्क पर शिकंजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं। सीतारमण ने अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड का राज करना जरूरी है। बहुमूल्य धातु, दवा, जंगली उत्पाद, समुद्र की संरक्षित चीजों की होती है स्मगलिंग। बिल्कुल सही बात है। पाक चीन सीमा पर रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात। एक यूनिट चीन और पाक मोर्चे पर तैनात है। एक यूनिट संयुक्त रूप से दोनों देशों पर रख रही है नजर। S-300 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन भी तैनात है। और अगर पड़ोसी हो पाकिस्तान जैसे और पड़ोसी हो आप देखिए चाइना जैसे, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। पारदर्शी किराया प्रणाली के लिए राज्यों को मिलेगी मदद। केंद्र सरकार ने कहा है कि कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर हो रहा है काम। इससे सरकारी बसों में किराया संग्रह धांधली पर लगेगी लगाम। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं और 5 राज्यों में अभी नवंबर में चुनाव है। आप देख रहे हैं दिसंबर में जो रिजल्ट आएगा, अगले साल आपके लोकसभा के चुनाव है। तो ये आप सभी जानते हैं, एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है और खूब वादे भी किए जा रहे हैं, गारंटी भी दी जा रही है। विधानसभा स्पीकर 31 दिसंबर तक शिवसेना की अयोग्यता याचिका निपटाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को 31 जनवरी तक राकापा की अयोग्यता याचिका भी निपटाने को कहा गया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार गुट ने अपनी पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ दायर की हुई है अयोग्यता याचिकाएं। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए क्या हो ना, ये आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना बैठे थे और आपने देखा होगा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक भी अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए हैं। तो उन्हीं की अयोग्यता की बात हो रही है, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बात हो रही। दल बदल आप लोग सुनते रहते हैं ना, इस पर लेकिन पेंच फंसा हुआ है। आप देखिए 2/3 सदस्य हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं, तो अब आप देखिए वो कह रहे हैं हम असली शिवसेना है, वो कह रहे हैं हम असली शिवसेना है, वो कह रहा है हम असली एनसीपी है, वो कह रहा है हम असली एनसीपी है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा और जरूरी है, देखने लायक होगा ये कि क्या होता है इस पर। राजनीतिक गठबंधन को विनियमित करने का नहीं अधिकार आयोग कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने में आयोग दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग ने हल्फनामा दाखिल कर दिया जवाब। INDI के संक्षिप्त नाम के तौर पर इंडिया इस्तेमाल करने पर दायर की गई थी याचिका। जो आपने देखा होगा कि विपक्षियों ने अपना गठबंधन बनाया हुआ है ना, उसमें आप देखते हैं कि क्या इंडिया नाम रखा है, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई चला गया था, तो उसी पर बातें हो रही। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन का लाभ ले सकेंगे 6,000 से अधिक कर्मचारी, कैबिनेट का निर्णय लिया है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को स्वीकृति मिली है। देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है ये आप लोग बताइए।
ये भारत मलेशिया ने शिलांग में किया संयुक्त सैन्याभ्यास। शिलांग के उमरोई छावनी क्षेत्र भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 के दौरान आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन के अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए, आप लोग देख लीजिए। ये पूछ लेता है कई बार, आप देखते हैं कि ये हरिमाऊ मारू ये आप देखिए माऊ किन के बीच होता है, किन दो देशों के बीच है, तो आप देखिए भारत और मलेशिया के बीच। कहाँ हुआ है? उमरोई छावनी शिलांग में, मेघालय। देख रहे हैं मेघालय। शिलांग इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। शिक्षिका के मुकदमे पर तुरंत फैसला ले उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। मुस्लिम छात्र को सहपाठियों से पिटवाने के मामले में मुजफ्फरनगर में शिक्षिका पर दर्ज हुआ था ना केस, उसी की बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा केरल में धमाका हुआ था, तो आप देखिए करने वाले पर यूएपी में गिरफ्तार हुआ है, यानी कि आप देखिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर नवनिर्मित पुल, सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 198 करोड़ रुपए लागत है। यह राज्य का सबसे लंबा पुल है। विज्ञानियों ने पराली से बनाई पर्यावरण के अनुकूल पैकिंग सामग्री, और लुधियाना स्थित सीपेट में हुई तैयार। पराली के धुएं से प्रदूषण पर लग सकेगी रोक, तापमान भी रखती है संतुलित, प्रयोग के बाद मिट्टी में मिलकर बन जाती है खाद भी। अच्छी बात है। आप देखेंगे इसी तरह की कोई उपाय होना चाहिए, तो आप देखिए ना तो पराली जलाएंगे, ना ही आप देखिए खेत की उत्पादन क्षमता घटेगी, खेत को नुकसान होगा, मिट्टी को, और ना ही पर्यावरण को नुकसान होगा। ये राष्ट्रगान मामले में ममता के खिलाफ शिकायत याचिका खारिज हुई है। ये आप देखिए ममता बनर्जी पर 2021 में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अनादर करने का आरोप लगा था। और देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए आप राष्ट्रगान गाएं, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, जबरदस्ती नहीं है आप पर, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये बातें होती रहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि अब उसकी मर्जी, वो गाए या ना गाए, जबरदस्ती नहीं है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है यहाँ से। सुधारों की राह देखता संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। यदि समय के साथ आवश्यक परिवर्तन ना किए जाए तो किसी भी व्यक्ति या संगठन के समक्ष प्रासंगिकता समाप्त होने का खतरा मंडराने लगता है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जैसी संस्था फिलहाल इसी चुनौती से जूझती दिख रही है। हाल के दौर में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो को ले लें, या फिर आप देखिए इजराइल पर हमास के हमले का मामला तो यूएन मूक दर्शक और असहाय सा दिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य ही भावी हिंसक टकराव को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। हालांकि इसकी स्थापना के बाद से भू राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अब उसे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जो उसकी स्थापना के समय चिन्हित नहीं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का ढांचा और अहम निर्णय लेने वाली इकाइयां भी वर्तमान वैश्विक शक्ति समीकरणों से मेल नहीं खाती हैं। इस कारण भी अनुत्पादक बनकर रह गई हैं, और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की मांग जोर पकड़ने लगी है। और ये सुधार न केवल मूलभूत लक्ष्यों की पूर्ति बल्कि उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने की दृष्टि से भी आवश्यक हो गई है। और इन आवश्यक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र निरंतर अप्रासंगिक होता जाएगा। और सुधारों की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी जैसी शक्तिशाली इकाइयों से होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का शक्ति तुलन की झलक है, और जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। और वर्ष 1945 में स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 थी।
जो आप बढ़कर आप देखिए 191 देशों तक हो गई है। इसकी तुलना में सुरक्षा परिषद का दायरा 1965 में 5 से बढ़ाकर मात्र 15 कर दिया गया, और जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें विसंगति पैदा हो रही है क्योंकि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे प्रभावशाली देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना ही नहीं, वीटो शक्ति वाले 5 देशों के पास यह अधिकार अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गतिरोध पैदा करने का ही काम करता है, क्योंकि चीन एवं रूस के हित अमूमन पश्चिमी देशों से मेल नहीं खाते हों, उनमें टकराव रहता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अक्षम एवं अप्रभावी दिखती है। इस परिषद में वैश्विक शांति पर निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है और इसकी वैधता और आप देखिए प्रभाव की बहाली के लिए सुरक्षा परिषद के पुराने ढांचे और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े नियमों में परिवर्तन की मांग मुखर हो रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में ऐसे सुधारों के कुछ पहलुओं को लेकर मतज्ञ नहीं है। इस कूटनीतिक गतिरोध के चलते सुरक्षा परिषद जड़ता की स्थिति में अटकी है और प्रमुख राष्ट्रों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी अनुपस्थिति भी अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक ढांचे की मांग को बढ़ावा दे रही है। यदि संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बने रहना है तो उसे समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप सुसंगत बनकर सुरक्षा परिषद में सुधार करने होंगे। 5 स्थायी सदस्य है ना, अगर आप देखिए कोई प्रस्ताव आया हुआ है तो उन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी उसके विरोध में गया तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, वो पास नहीं होता है। एक अप्रेषित सुधार संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही के ढांचे से जुड़ा है। इस ढांचे की अक्सर सुस्त, अक्षम और अस्पष्ट होने के लिए आलोचना होती है। ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जब संयुक्त राष्ट्र की इकाइयां ही एक दूसरे के काम में दखल देती हैं या उनके काम में आप देखते हैं कि दोहराव दिखता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। भ्रष्टाचार के आरोप और पारदर्शिता के अभाव से भी संस्थान की साख पर सवाल खड़े होते हैं। संचालन में सुसंगति, पारदर्शिता में बढ़ोतरी और जवाबदेही सुनिश्चित करके ही संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता में सुधार संभव है। और इसके लिए कुछ इकाइयों का पुनर्गठन करना होगा, बेहतर वित्तीय निगरानी करनी होगी और आधुनिक प्रबंधन के तौर तरीके अपनाने होंगे ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो। एक अन्य सुधार बदलते समय के साथ उभरती चुनौतियों के समाधान से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए अपना ढांचा और दृष्टिकोण बदलना होगा और इस समय विश्व जलवायु परिवर्तन, साइबर हमलों, वैश्विक स्वास्थ्य संकटों और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके लिए अधिक समन्वयकारी, लचीला और नवाचार से ओतप्रोत दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह संयुक्त राष्ट्र का मूल उद्देश्य भी रहा है। समय की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों को जोड़ने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रभावी साझेदारी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करे और इन उभरती हुई चुनौतियों के लिए विशेष इकाइयों या फिर कार्यबल का गठन संयुक्त राष्ट्र की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन एवं मानवीय अभियानों के स्तर पर भी सुधार बहुत आवश्यक हो गए हैं। तमाम सफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन विभिन्न क्षेत्रों में टकराव को रोकने और शांति कायम रखने में अक्षमता के चलते आलोचना के शिकार हुए हैं। ऐसे में प्रशिक्षण में सुधार, पर्याप्त संसाधनों का आवंटन और शांति मिशन संचालन के लिए स्पष्ट एजेंडा और अधिकार प्रदान करना अपरिहार्य हो गया है। और इसके अतिरिक्त मानवीय प्रतिक्रिया प्रणाली को व्यापक मानवीय संकटों से निपटने के लिए आप देखते हैं कि और चुस्त दुरुस्त बनाना होगा, क्योंकि टकराव, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों के चलते अक्सर विकट स्थितियां निर्मित होने लगी हैं। और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकार ले रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना एवं आवश्यक सुधार करना संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तभी समकालीन चुनौतियों का समाधान निकलने के साथ ही एक बेहतर भविष्य की राह तैयार हो सकती है। देवरा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। ये लेखकों के निजी विचार हैं, तो ये आप देख लिया करिएगा इस तरह के आर्टिकल। जातिगत जनगणना की मांग का लक्ष्य क्या है? तो बिहार की जातिगत जनगणना या आप लोग सर्वे कह सकते हैं कि रिपोर्ट के बाद जाति केंद्रित राजनीति में नए सिरे से परवान चढ़ने लगी है। और आप देखिए कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत गणना के समर्थन में ज्यादातर समाजवादी विचारकी वाले दल हैं। जाति के बजाय वर्ग की बात करने वाले मार्क्सवादी खुद को चूंकि समाजवादी धारा की राजनीति के करीब पाते हैं, इसलिए वे भी जाति जनगणना को मौन समर्थन दे रहे हैं। राष्ट्रीय विचार परिवार के दल इस गणना के विरोध में है। घोषित तौर पर कांग्रेस का दावा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, मगर हाल में वह वाम विचारकी से कुछ ज्यादा ही प्रेरित नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने खुलकर कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो जातिगत गणना कराएगी।
ये देखिए, जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के शुरू समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1931 में पहली बार, क्या अंतिम बार कहिए, पहली बार नहीं अंतिम बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। और उसके बाद आप देखिए कभी नहीं हुए। हर 10 साल में आप देखते हैं कि जनगणना हमारे देश में होती है। और आप देखेंगे कि जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। जब राजनीतिक फायदा उठाने की बात होती है तो जाति का सवाल खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब आदर्श की बात होती है तो जाति रहित समाज की ओर कदम बढ़ाने की चर्चा होने लगती है। ये दोनों ही बातें विरोधाभासी है। राजनीति जब भी जाति का सवाल उठाती है तो उसकी निगाहें अपने समर्थक और आधार वाली जातियों को खुश करना और उसके जरिए अपना वोट बैंक बनाना होता है। और उसका मकसद समाज व्यवस्था से जातियों का खात्मा नहीं होता है, बल्कि अपने आप देखते हैं समर्थक जातियों को उनकी संख्या के लिहाज से नौकरियों में आरक्षण, आर्थिक मदद आदि दिलवाना होता है। स्वाधीनता आंदोलन के दो उद्देश्य थे, विदेशी सत्ता से मुक्ति के साथ ही भविष्य के भारत को सामाजिक बुराइयों से मुक्त बनाकर आर्थिक और सामाजिक आधार पर एक बड़े और सौहार्द समाज के रूप में स्थापित करना। इसलिए पूरे स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में दो चीजें साफ दिखती हैं। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों तरीके की धाराएं आंदोलन चला रही थी। इन दोनों ही धाराओं के लोग समानांतर रूप से रचनात्मक कार्यक्रम जैसे स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता और आर्थिक स्वावलंबन की बात भी करते रहे। संविधान सभा की बहसों में भी जाति की राजनीति से परहेज दिखता है। संविधान सभा में बेशक भावी भारत में शासकीय नौकरियों में जातियों के हिसाब से आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, लेकिन संविधान में साफ तौर पर कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल पंथ, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। किसी भी नागरिक को सिर्फ पंथ, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं माना जा सकेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी समानता आधारित समाज की अवधारणा पर जोर देते हैं। स्वाधीनता संघर्ष और संविधान के निर्माण तक आदर्शवादी हावी रहा, लेकिन बाद की राजनीति पूरी तरह से अपने समर्थक आधार को मजबूत करने और उसके जरिए राजनीतिक ताकत हासिल करने पर केंद्रित होती चली गई। और इसी का नतीजा है कि आज भी देश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राजनीतिक क्षेत्र पर जब राम मनोहर लोहिया का उभार हुआ तो जाति की राजनीति नए सिरे से परवान चढ़ी। लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया और तब माना जाता था कि करीब 60% लोग पिछड़े वर्ग के हैं। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि संसोपा के महासचिव के रूप में लोहिया ने नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। समाजवादी राजनीति के नेता जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार या फिर देव गौड़ा, ये सब लोहियावादी दर्शन की राजनीति की उपज हैं। लेकिन लोहिया और उनके अनुयायियों की सोच में एक बुनियादी फर्क है। लोहिया विकास की दौड़ में पिछड़ी रह गई जातियों के लोगों को आरक्षण देकर उन्हें अंगड़ी माने जाने वाली जातियों के बराबर लाना चाहते थे। और लोहिया का मानना था कि एक दौर ऐसा आएगा जब लगभग सभी जातीय समूह के लोग सोच और आर्थिक आधार पर बराबर होंगे तो जाति व्यवस्था टूटने लगेगी। लेकिन लोहिया अपनी धारणा के नकारात्मक असर को भांप नहीं पाए। आज पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा लगाने वाले दरअसल जातियों के नेता बन गए हैं। और इस सोच से जाति की नई तरह की राजनीति विकसित हुई। हर जाति अपने आरक्षण के आधार को और व्यापक करने में ही अपनी ताकत महसूस करती है। राजनीति अपने स्वार्थ के लिए जातिगत ढांचे को और मजबूत ही कर रही है। इसके चलते विकास के बजाय जाति राजनीति का ताकतवर औजार बन गई है। सरदार पटेल शायद इस खतरे को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने 1951 में होने वाली जनगणना में जाति को आधार बनाने का विरोध किया। तब से जाति आधारित गणना की ना तो मांग उठी और ना ही उसे लागू किया गया। कांग्रेस जातिगत जनगणना से दूर रही। 2009 में मनमोहन सरकार बनने के बाद उसे समर्थन दे रहे लालू और मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने जातिगत जनगणना के लिए दबाव डाला। 2011 में सामाजिक आर्थिक आधार पर गणना कराई गई। 4,000 करोड़ रुपए के खर्च से हुए इस गणना के बाद जब 46 लाख जातियों की संख्या सामने आई तो सरकार हिल गई। उसे लगा कि यदि आंकड़े जारी हुए तो देश में जातीय तनाव फैलेगा। अब वही कांग्रेस जाति गणना में भी राष्ट्र का भला देख रही है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, स्तंभकार है। इनका नाम उमेश चतुर्वेदी है। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इस सम्मान की आशा, सम्मान और यश की प्राप्ति की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य में होती है, किंतु उसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने के लिए कम ही लोग तत्पर होते हैं। ध्यान दिया करिएगा, मेहनत किया करिएगा
उस लायक बना करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आतंकियों का दुस्साहस, श्रीनगर में क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई ना। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में हर संभव पाकिस्तान की कोशिश रहती है आतंकियों की कि अशांति फैलाई जाए। पर्वतीय जिलों में निवेश, उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन से सरकार के साथ ही राज्यवासियों को भी खासी उम्मीदें हैं। प्राकृतिक खेती को मिले प्रोत्साहन, देश में विभिन्न जगहों पर गौवंशों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले की व्यापक जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि अत्यधिक मात्रा में नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे अधिकांश गौवंश की मौत हो रही है। सवाल यह है कि इतनी मात्रा में रासायनिक जहर गौवंशों तक कैसे पहुंच रहा है। चिकित्सा प्रतिवेदन और बिसरा प्रतिवेदन के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि पशु चारे के खेत में यूरिया के अत्यधिक प्रयोग किए जाने से ऐसा हुआ है। ऐसे में हमें यह जानना होगा कि खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग प्रकृति और प्राणी जगत के लिए कितना हानिकारक है। जिन रासायनिक पदार्थों के संक्रमण से मवेशियों की मौत हो रही है, उनमें मानव जाति कैसे सुरक्षित रह सकती है, और ऐसे रसायनों के प्रयोग से प्राप्त दूध मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और अत्यधिक उत्पादन और अधिक लाभ पाने के कारण हमारे खेतों में दशकों से अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से कृषि परिवेश विषाक्त होता जा रहा है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग विष की तरह है। इसी विष के कारण खाद्य पदार्थ जहरीले होते जा रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर उनका नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। मानव शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का अंश जहर के रूप में शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो रहे हैं। रासायनिक जहर फल और सब्जियों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इंसान अपने खान पान में इनका उपयोग अधिक मात्रा में करता है। दुधारू पशु मिश्रित चारा खाते हैं, जिससे यह हानिकारक रसायन दूध के साथ मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। वर्ष 2022 में कई प्रयोगशालाओं में खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें 35% नमूने में खतरनाक रसायनों के अंश पाए गए। ऐसे में किसानों की मानसिक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए कि इस विषय में जन आंदोलन और जन जागरूकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग आधी सदी पूर्व हुई हरित क्रांति के समय से किसानों और आम जनमानस के मन में यह बैठा दिया गया कि खेतों को लाभकारी बनाना है तो रासायनिक खाद का प्रयोग आवश्यक है। इन परिस्थितियों के बीच हमारे देश में एक वर्ग अपनी मिट्टी उपभोक्ता के स्वास्थ्य की चिंता करता प्राकृतिक कृषि के प्रति संकल्प दिख रहा है। यानी ऐसे उत्पादक वर्ग भी उभरे हैं जो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इन किसानों ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। साथ ही आप देखिए उपभोक्ताओं को भी एक किसान स्वास्थ्यवर्धक दूध, फल, सब्जी, खाद्यान्न आदि उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार और समाज को इस प्रकार के किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लोग स्वस्थ रहते थे। आजकल आप देखिए हर जगह आप लोग देखिए अस्वस्थ देखेंगे, इलाज करवाते दिखेंगे, कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आप सोचिए कोई प्यूरीफायर कोई नहीं होता था उस समय। आप देखते थे कि ये गांव में बैठा हुआ है किसान, कुएं से पानी निकालता था, पीता था और मस्त आप देखते हैं कि अपनी जैसी तैसी रोटी रहती थी खाता था। लेकिन आपने देखा होगा वो अच्छे लंबे समय तक जीता था और स्वस्थ रहता था हमेशा। आज हम लोग देख लीजिए, हम लोग आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग फसल बढ़ाने के चक्कर में है कि फसल की उत्पादन क्षमता और बढ़े। पहले आप देखते थे कि जो गोबर होता था पशुओं का उसी को खाद बना देते थे और उसी को खेतों में डाल देते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं नए नए रसायन आ रहे हैं, वो आप देखते हैं कि विष का काम कर रहे हैं। तो हमारे भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर भी नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं पक्षियों पर भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारी पक्षियों की जातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। ये इंटरनेट मीडिया दुष्प्रभावित हो रहा है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। हाल ही में अमेरिका के 41 राज्यों ने इंस्टाग्राम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के विरुद्ध 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए। कंपनी पर आरोप है कि वह अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऐसे फीचर दे रही है जो बच्चों को उनकी ओर आकर्षित करता है, वे इसके लिए एडिक्ट हो रहे हैं। इस चिंता को वहां अभिभावकों का भी समर्थन मिल रहा है। वही भारत में लोगों में इस संबंध में जागरूकता नहीं आई है, लिहाजा ऐसी चिंताओं को अभी कोई खास महत्व नहीं मिल रहा है। परंतु समय रहते हमें भी इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। डिजिटल गतिविधियों की समुची निगरानी की जरूरत है। ये आप लोग खुद देखिए कि रील जो है आप देखेंगे, हम लोग जब देखने लग जाते हैं तो आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा कि 1 घंटा गुजर जाता है, मालूम नहीं चलता है। तो ये ध्यान दिया करेगा। मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग हो, ये भी अच्छी चीज होनी चाहिए। आप क्या क्या खाते हैं, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। भ्रष्टाचार के 2 और मामले में फंसी तृणमूल। ये आप देखते हैं कि राशन घोटाला और आप देखिए महुआ मोइत्रा, ये पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप भी लगा। विश्व शांति की पहल करे भारत,
यूक्रेन रूस के बीच पौने 2 वर्षों से जारी युद्ध के बीच पिछले 3 सप्ताह से इजराइल हमास संघर्ष ने से विश्व में अशांति कायम है, जिसके समाधान की दिशा में भारत को भी आगे बढ़ना होगा। अभी तो आप देखिए दुनिया अशांति के दौर में गुजर रही है, आप सभी जान रहे हैं। बीमा पॉलिसी संग देनी होगी जरूरी जानकारी। एर्डा ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर जारी किया नियम, एजेंडा या कंपनियों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। सीट में देनी होगी यह जानकारी। ओपीडी, डेंटल, मैटरनिटी कवरेज, पर्सनल दुर्घटना कवर, अस्पताल में भर्ती होने की अवधि, डे केयर में होने वाले इलाज, मरीज का टेबल कवर जैसे तमाम जानकारी कंपनी को देनी होगी। सभी कंपनियों को 1 जनवरी से पॉलिसी की रसीद के साथ मुहैया करानी होगी ग्राहक सूचना सीटें। रिलायंस के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स फिर 64,000 के पार पहुंचा है। अदानी ग्रीन एनर्जी का शुद्ध लाभ 149% बढ़ा। बिना पूर्व मंजूरी शाखाएं बंद कर सकेंगे डीसीसीबी। या आप देखिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। रूस से तेल आयात का कुछ बकाया नहीं, बीपीसीएल कह रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोनेट 20,685 करोड़ से बनाएगा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। शेयरों में निवेश कर रहे हैं 17% भारतीय परिवार। गिग वर्कर्स के लिए ओला, उबर व पोर्टर सबसे खराब प्लेटफॉर्म है। फेयरवर्क इंडिया रेटिंग में इन स्टार्टअप को 1 या फिर कम अंक मिले हैं। टाटा समूह की बिग बास्केट शीर्ष 10 पर है और 10 में से 6 अंक मिले उसे। NHAI को 2 परियोजनाओं से आप देखिए 6,584 करोड़ रुपए मिले। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दशकों से 70 घंटे काम कर रही हैं महिलाएं। और आप देखिए सही बात है, मूर्ति सप्ताह में आप देखिए 80 से 90 घंटे काम करते हैं। सुधा, एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं हमारे यहाँ घर में माँ बहन को देख लीजिए, दादी नानी को देखिए आप लोग, या आप देखिए शादी हो चुकी वो पत्नी को देखें अपनी, सुबह 4-5 बजे उठ जाती हैं और रात में आप देखते हैं 10 बजे तक वो काम करती रहती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग उनके काम को सोचते हैं अरे इनके पास कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा वही मेहनत करती हैं। याद रखिए, आपके बच्चों को संभालना, परिवार को चलाना इतना आसान नहीं होता है। NCLAT के तकनीकी सदस्यों की माफी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी। ये आप देखिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य आलोक श्रीवास्तव की बिना शर्त माफी स्वीकार करती है उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद कर दी है। और सड़कों पर उतरने के बजाय देश की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा रखें लोग, उपराष्ट्रपति साहब करें। अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं आप देखें। सोनिया ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का किया विरोध। ये आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है ना, उसी पर आप देखते हैं कि प्रस्ताव आया था और हम भारत आप देखिए मतदान से दूर रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। रूस के दागिस्तान प्रांत में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, एयरपोर्ट में घुसे 20 घायल हुए। ये अमेरिका में भारतवर्षी डॉक्टर को यहूदी समूह ने किया सम्मानित। यह अमेरिका में प्रभावी यहूदी समुदाय ने भारतवर्षी फिजिशियन डॉक्टर भरत वरे को यहूदी धर्म विरोधियों के विरुद्ध रुख के सम्मानित किया है। ये चुनावी हस्तक्षेप मामले में ट्रंप के विरुद्ध फिर प्रतिबंधात्मक आदेश। कोर्ट ने अभियोजक व गवाहों को निशाना न बनाने का दिया निर्देश। इनके बोरे चल रहे हैं। सिखों की पगड़ी का मतलब आतंकवाद नहीं है, न्यूयॉर्क मेयर कह रही है। ब्रिटिश वीजा की बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए 800 पाउंड ले रहे हैं दलाल। ग्लोबल वार्मिंग से नेपाल के पहाड़ों की 1/3 बर्फ खत्म हुई, गुटरेस कह रहे हैं, यूएन महासचिव कह रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी महासचिव को भेजा जेल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से रैली के दौरान। अब आप देखिए खेल का चित्र है, देख लिया करिएगा। अब देखते हैं लास्ट में कौन क्या जीतता है, हम लोग तभी बात करेंगे। बाकी आप लोग देखिए, ये आप देखिए कि निशानेबाज अनीस ने भारत को दिलाया 12वां ओलंपिक कोटा। ये आप देखिए अरीना सबालेंका की जीत से शुरुआत। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है अरीना सबालेंका ने रविवार को मैक्सिको के कैनकन में सत्र के अंत में चल रहे WTA फाइनल में मारिया सक्कारी को 6-0, 6-1 से हराकर जीता है। जुमावायव को हराकर अर्जुन संयुक्त रूप से शीर्ष में पहुंचे हैं।
लियोन फुटबॉल टीम की बस पर हमले के बाद मैच स्थगित हुआ है फ्रांस में। मानव जीवन एक वरदान है, ये भक्ति के सोपान, ये सब देखते रहा करिएगा अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से 5 लाख गांवों में भेजी जाएगी पीले अक्षतों से भरे कलश। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। टेंट सिटी मामले में बीडीए विलेन, एनजीटी कह रहा है। आप देखिए बीडीए यानी कि बनारसी प्राधिकरण की बात हो रही। चिड़चिड़ापन व विश्वास की कमी मानसिक क्रूरता नहीं है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। किसने जन्म स्थान शाही मस्जिद ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगा सुनवाई। और आप देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर किए गए केसों की सूची सौंपी। मस्जिद कमेटी ने सभी मामले जिला अदालत से हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का को भी शीर्ष कोर्ट में दी चुनौती। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर दिक्कत क्या है, हाईकोर्ट कह रहा है मथुरा वृंदावन की बाकी बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण की सुनवाई में सोमवार को सेवायतों की तरफ से याचिका की पोषणीयता सहित कुंज गली व 4 पुरातात्विक महत्व के मंदिर के ध्वस्तीकरण पर आपत्ति जताई गई। चलिए यहां भी आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 2018 में आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कांस्य पैनल लगे थे। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए बनी जेब्रा क्रॉसिंग। 1951 में आज ही की सड़क पर पार करते समय दुर्घटना को कम करने के लिए पहली बार इंग्लैंड की वर्कशायर में जेब्रा क्रॉसिंग बनी थी। जेब्रा क्रॉसिंग पर बनी चौड़ी सफेद और काली धारियां दूर से ही वाहनों चालक को दिख जाती हैं। बाद में इसका अनुसरण पूरी दुनिया में होने लगा था। सीके नायडू ने की थी भारत में पहले टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी। क्रिकेट सीके नायडू का जन्म 1895 में आज ही महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था। हाई स्कूल टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1926 में भारत की हिंद क्रिकेट टीम में आप देखें इंग्लैंड की हिंदू क्रिकेट टीम में और इंग्लैंड की एमसीसी के बीच मैच में 187 गेंदों में 153 रनों की तूफानी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी। 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध मैच में देश के पहले टेस्ट कप्तान बन गए। प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 207 मैचों में आप देखिए 10,000 से अधिक रन बनाए और 411 विकेट लिए। वहीं 7 टेस्ट मैचों में 350 रन बनाए इन्होंने। पहली बार अंतरिक्ष में चूहे का भ्रूण विकसित करने में मिली सफलता। ये आप देखेंगे कि स्पेस एम्ब्रियो के रूप में उपकरण डिजाइन किया गया। यामानाशी विश्वविद्यालय, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान रिकेन की अनुसंधान टीम ने 29 अगस्त 2021 को स्पेस एक्स CRS-23 पर सवार होकर 720 जमे हुए 2 सेल माउस भ्रूण को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। गजब। भ्रूण के विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट गुहा में जिस तरह के ICM क्लस्टर पाए थे, वैज्ञानिकों को चिंता थी कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के वाले वातावरण में इन सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। स्पाइडरमैन की वेशभूषा में विशाल जमावड़ा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में स्पाइडरमैन की वेशभूषा में लोगों का विशाल जमावड़ा। इसका उद्देश्य एक ही सार्वजनिक कार्यक्रम में स्पाइडरमैन के रूप में लोगों के सबसे बड़े जमावड़ा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। इसका 685 लोग स्पाइडरमैन की वेशभूषा में एकत्रित हुए थे। पुरुष बांझपन के लिए जिम्मेदार है एक खास तरह का प्रोटीन। आप देखिए एक परिपक्व शुक्राणु में सिर्फ मध्य भाग और लंबी पूंछ होती है। पुरुष की शुक्राणु कोशिकाएं बड़ी मात्रा में अंडकोश में शुक्राणु जन करती रहती हैं। इस प्रक्रिया में गोल शुक्राणु कोशिकाएं लंबे शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती हैं। आकार में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए इन्हें एक विशेष संरचनात्मक प्रोटीन की जरूरत होती है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बार की शोध टीम ने पाया कि रचनात्मक प्रोटीन ACTL या आप देखिए बी की कमी से पुरुष चूहों में परिपक्व शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो रही है। क्या है ACTL7B है ये, ठीक है। गर्भावस्था में ओपियोइड के उपयोग से नवजात शिशुओं में होती है विसंगतियां।
ये ओपियोइड क्या है? ऐसे रासायनिक या दवाएं जो मस्तिष्क के एक विशिष्ट भाग पर कार्य करती हैं, जिसे ओपियोइड रिसेप्टर्स कहा जाता है। यह दर्द से निपटने में मदद भी करती हैं। धूप से बचाव नहीं करते हैं सनस्क्रीन। त्वचा के कैंसर के मामले ज़्यादा आ रहे हैं सामने, बड़ी चिंता। शोध जर्नल कैंसर्स में हुआ है प्रकाशित। शरीर पर तलवार बैलेंस कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अमेरिका की नर्तकी एरिन हंटर ने। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई क्या हो, सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत आप लोग ईमानदारी से करिए, सफलता जरूर मिलेगी, यकीन मानिए।